और क्योंकि सरकारें तो हमसे तो बात करती नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेके बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप शिक्षा नीति बनाओ। मैंने कहा ये नहीं पूछते कि हमारा देश क्या है, हमारे लोग कैसे हैं। कई एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं देखो हमारी शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी हो गई है, अब हमें देखना है कि पिछड़े वर्गों के लिए इसको कैसे लागू किया जाए। मैंने कहा आप जब शिक्षा नीति बना रहे थे तब आपने पिछड़े वर्गों का नहीं सोचा? तब नहीं सोचा तो आप उनके लिए शिक्षा नीति कहाँ से लाएंगे? फिर तो आप कहेंगे ना कि जो हमने संपन्न वर्गों के लिए, जो इलीट लोग हैं उनके लिए हमने शिक्षा नीति बनाई, वो हमारे देश के 2% लोग हैं, नीति तो हमारी उनके लिए है। फिर हम देखें अब इसको किस तरह से 98% पे किस तरह से थोपे। मौका देना चाहते हैं या आप डाउनलोड करके वर्ल्ड बैंक और इंग्लैंड और अमेरिका और यहाँ वहाँ से शिक्षा नीति लेके डाउनलोड करके कट एंड पेस्ट करके अपनी शिक्षा नीति बनाना चाह रहे हैं। तो ये पूछता हूँ, जैसे कभी वहाँ कन्हैया कुमार चर्चित हो जाता है, कभी वहाँ दीपिका पादुकोण छुपा के लिए आती है तो चर्चित होती है, अनुपम खेर आता है वो विवाद में फंस जाता है। तो ये जेएनयू का चरित्र, ये जेएनयू नहीं है, ये हमारी आज की जो रूलिंग पार्टी है उसका चरित्र है। अब जेएनयू में क्या बदला है? जेएनयू में तो पादुकोण भी थी और वो भी आती थी और भीषम साहनी भी आते थे और बलराज साहनी भी आते थे और कन्हैया कुमार जैसे भी आते थे। जेएनयू तो नहीं बदला, बदली तो रूलिंग पार्टी है, सरकार बदली है। ये किसी का सुन ही नहीं सकते, इनको तो आरएसएस के आगे इनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो अब ये लगता है कि हम तो शिक्षा का शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। कहाँ भगत सिंह ने कहा कि अपने समाज की जो बुराइयां हैं उनको समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि किस तरह से इंसान ने इंसान पे ये कर रखा है और उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करो। और कहाँ ये कहा जा रहा है बच्चे से लेके उसके टीचर और उसके माँ बाप तक और सरकारी अफसरों तक के बारे में, शिक्षा नीति के बारे में सोचते समझते हैं, लागू करते हैं। और जो बच्चों के माँ बाप हैं आप हिसार में आए और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट के बच्चों के साथ आपने बातचीत की, और हम शुरू करने से पहले ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। अच्छा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है मैंने। मेरा सब्जेक्ट फ़िलॉसफी था, लेकिन जिस तरह से हमारी धीरे धीरे जो शिक्षा नीतियाँ बदलने लगी, हमें खुद अपनी क्लास में, अपने क्लासरूम में इनका प्रभाव दिख रहा था कि किस तरह से शिक्षा हासिल करने की जो क्षमता थी स्टूडेंट्स की वो घटती जा रही थी। शुरुआत तो भाषा से ही शुरू हुई कि अचानक जो बच्चे, अब आपको पता है कि हिंदुस्तानी दिल्ली की भाषा है, वर्नाक्युलर जिसको कहते हैं, अचानक वो स्कूलों में बहुत संस्कृताइज्ड हिंदी पढ़ाने लग गए। अब वो बच्चों को ना ठीक तरह से समझ आती, वो रट तो लेते लेकिन उनको समझ ठीक तरह से नहीं आती थी और इसका नतीजा बहुत पढ़ने लगा क्लासेस में। और फिर हमने देखा कि बच्चों को ज़्यादा एग्ज़ाम देने में जोश, नंबर हर चीज़ में, मैम कितने नंबर आए, कितने नंबर आए, असाइनमेंट दो तो कितने नंबर आए, मैंने कहा तुमने इस असाइनमेंट पे टाइम कितना लगाया था, पहले ये मुझे बताओ, कितनी किताबें पढ़ी थी। कहते हैं किताब तो नहीं पढ़ी, तो ऐसे फिर नंबर कहाँ से आएंगे? और नंबर आ भी गए तो उसका फ़ायदा क्या है? अगर आपकी जानकारी नहीं बढ़ी तो नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है? तो धीरे धीरे हम देखने लगे कि ये होने लगा। तो हम लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पढ़ाने वाले, हम लोगों ने एक संस्था शुरू की। हमने कहा कि हम लोगों को शिक्षा नीति पे सोचना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि सरकारें तो हमसे तो बात करती नहीं,
एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेके बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप शिक्षा नीति बनाओ। मैंने कहा ये नहीं पूछते कि हमारा देश क्या है, हमारे लोग कैसे हैं। कई एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं देखो हमारी शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी हो गई है, अब हमें देखना है कि पिछड़े वर्गों के लिए इसको कैसे लागू किया जाए। मैंने कहा आप जब शिक्षा नीति बना रहे थे तब आपने पिछड़े वर्गों का नहीं सोचा? तब नहीं सोचा तो आप उनके लिए शिक्षा नीति कहाँ से लाएंगे? फिर तो आप कहेंगे ना कि जो हमने संपन्न वर्गों के लिए, जो इलीट लोग हैं उनके लिए हमने शिक्षा नीति बनाई, वो हमारे देश के 2% लोग हैं, नीति तो हमारी उनके लिए है। फिर हम देखें अब इसको किस तरह से 98% पे किस तरह से थोपे। मैंने कहा आपने तो पूंछ पकड़ ली, निकल तो गया। तो कहने लगे हाँ ये तो बात आपकी सही है, लेकिन हम क्या करें। ऐसे लेकिन नहीं, आप करना क्या चाहते हैं पहले आप अपने आप से ये पूछो। आप हिंदुस्तान के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहते हैं, अपने टैलेंट, अपनी ज़रूरतें, अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए आप उनको मौका देना चाहते हैं, या आप डाउनलोड करके वर्ल्ड बैंक और इंग्लैंड और अमेरिका और यहाँ वहाँ से शिक्षा नीति लेके डाउनलोड करके कट एंड पेस्ट करके अपनी शिक्षा नीति बनाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकूं। हाँ, ये मेरे मन में सवाल आया क्योंकि आप JNU से हैं। जो हमारी पहले इसमें सरकार है वह JNU पर इतनी टेढ़ी नज़र क्यों रखती है? JNU में क्या खराबी अचानक आ गई कुछ वर्षों में जो JNU अपने विचारधारा के लिए, है ना, शिक्षा के लिए, अच्छे छात्र निकालने के लिए बना जानी जाती थी, वह आज इतनी खराब क्यों? ऐसा लगता है कभी इसका नाम ही बदल जाएगा। सी बात ये है कि JNU अभी भी JNU है, JNU अभी भी इनकी A ग्रेड यूनिवर्सिटी में है। इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, JNU की है। और मैं उसको बताऊँ उसकी वजह भी है। मैं JNU स्टूडेंट्स यूनियन में थी जब हमने स्टूडेंट्स यूनियन ने JNU की एडमिशन पॉलिसी तैयार की थी। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने नहीं की थी, फैकल्टी ने नहीं की थी, स्टूडेंट्स यूनियन ने ये एडमिशन पॉलिसी तैयार की थी, जिसकी वजह से JNU आज वो है जो JNU है। क्योंकि हमने कहा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन, गेट यूनिवर्सिटी के खोलो अपने देश के लोगों के लिए। आप ये सोचते हैं कि एडमिशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए वो तय करेगी कि बाहर कौन रहेगा। एडमिशन पॉलिसी बाहर रखने के लिए नहीं होती, अंदर शामिल करने के लिए होती है। और हमने जो JNU की एडमिशन पॉलिसी तय की थी वो इस वजह से तय की थी। एक गुजर लड़का मेरे पास आया, जैसे यूनियन वाले लोग सब हेल्प करते हैं नए लोगों बच्चों को। एक गुजर लड़का आया हमारे पास और उन्होंने बोला मैम मैं 50% हूँ BA में, और ये मुझे कह रहे हैं हमें B+ चाहिए, 55% चाहिए। He said, मैं अपने गांव का पहला लड़का हूँ जिसने BA किया है, और मैं कैसे वापस जाके कहूँ कि मुझे JNU में एडमिशन नहीं हुई। मैंने कहा आप तो क्या कहोगे? मैंने कहा शर्म से तो मेरा सिर झुक रहा है कि आपका कैसी एडमिशन पॉलिसी है कि आप जैसे बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। हमने उसी वक्त एडमिशन रुकवाई यूनियन ने। हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पिकेट करके बैठ गए और डिपार्टमेंट्स तो मान गए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं माना। हम बैठ गए, हमने कहा हम नहीं होने देंगे एडमिशन जब तक हमारी एडमिशन पॉलिसी की कोई रैशनल नहीं दिखाई देगी। तो हमारे उस वक्त जो वाइस चांसलर थे और जो रेक्टर थे, दोनों उस हिसाब से काफ़ी, उन्होंने कहा कि ये यूनियन, मैंने कहा अगर ये हम एक नेशनल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो ये डून स्कूल और सेंट स्टीवेंस के बच्चों से तो भर नहीं सकती, हमारे देश के बच्चों से भरेगी। और हमारे देश में बहुत वैरायटी है। तो ये क्योंकि मैं भी पढ़ी थी
दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो हमने फिर ये नई पॉलिसी बनाई जिसमें मेरिट को समझने के लिए आप ये चीज़ देखेंगे कि बच्चे ने कितने मुश्किलों का सामना किया है ये मेरिट हासिल करने के लिए। अब मैं ये पूछता हूँ, जैसे कभी वहाँ कन्हैया कुमार चर्चित हो जाता है, कभी वहाँ दीपिका पादुकोण छुपा के लिए आती है तो चर्चित होती है, अनुपम खेर आता है वो विवाद में फंस जाता है। तो ये जेएनयू का चरित्र, ये जेएनयू नहीं है, ये हमारी आज की जो रूलिंग पार्टी है उसका चरित्र है। अब जेएनयू में क्या बदला है? जेएनयू में तो पादुकोण भी थी और वो भी आती थी और भीष्म साहनी भी आते थे और बलराज साहनी भी आते थे और कन्हैया कुमार जैसे भी आते थे। जेएनयू तो नहीं बदला, बदली तो रूलिंग पार्टी है, सरकार बदली है। ये किसी का सुन ही नहीं सकते, इनको तो आरएसएस के आगे इनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो आपको यहाँ प्रोग्रेसिव फ्रंट, स्टूडेंट फ्रंट के बीच आकर न्योता पाकर यहाँ मिलकर कैसा लगा, और आज भगत सिंह की तरह युवाओं से कितनी उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है, मैं कह रही हूँ युवाओं से ही उम्मीद है, तभी तो आज की शिक्षा नीति युवाओं को टारगेट कर रही है कि किसी तरह से इनको बर्बाद करें, किसी तरह से इनको इनकी उम्मीदें खट के दिखाएं। और इनके साथ तो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फ्रंट के साथ तो मेरा काफ़ी 5-6 साल का रिश्ता है और आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जैसे हर वक्त इनके साथ अच्छा लगता है, बल्कि मुझे हर वक्त लगता है कि मेरे पास इनके साथ बात करने के लिए टाइम कम है। पहली दफ़ा जब मैं आई थी तो 5 दिन रुकी थी और हम सुबह से लेकर शाम तक और फिर रात को 3-3 बजे तक हम लोग बैठ के बातें करते रहते थे। बिकॉज बच्चे जो, आई एम अ टीचर, मुझे तो अपने स्टूडेंट से ऊंचा और कोई नहीं है।